जय हिंद साथियों। आज हमारा क्वेश्चन का जो सेट प्रैक्टिस है ये सेकंड पार्ट है। इसका पिछला सेशन मैंने आपको पहला पार्ट कंप्लीट करवा दिया था। इसमें हम लोग देखेंगे आईएएस में पूछे गए सवालों का। हालांकि इसके पहले मैंने एक सेशन कंप्लीट करवा दिया था, लगभग 10 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाया था। अभी तक मैंने पॉलिटी में जितना पढ़ा है लगभग 10 सेशन मैंने कंप्लीट करवाया, 10 क्लासेस मैंने पढ़ा दिया। तो उसी से संबंधित जितने भी मेरे प्रश्न यहाँ पर जो मैं लेकर के आ रहा हूँ, जो यूपीएससी में आईएएस के एग्जाम में जो पूछे गए, तो जो आईएएस के एग्जाम में जो पूछे गए केवल उन्हीं क्वेश्चन को मैंने छाटा है जो मैंने पढ़ा दिया। तो जो मैंने 10 सेशन जो मैंने पढ़ाया है, इसके पिछले जो 10 सेशन मैंने कंप्लीट करा है, उसमें से जितना क्वेश्चन बन सकते हैं आईएएस के एग्जाम में जो पूछे गए, हालांकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं को मैंने यहाँ पर छाट छाट के मैंने यहाँ रखा है। तो अगर आप लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो ये सेशन आप लेकर बेस्ट हो सकता है। तो देखो आज हमारा ये सेकंड पार्ट है, देखेंगे आईएएस में पूछे गए प्रश्न ये पॉलिटी से संबंधित रहेगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। देखो मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो, क्योंकि मैं ये बार बार बोलूंगा कि मैंने पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, क्योंकि वाकई में पढ़ा दिया। तो देखो हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र, आपसे मैंने ये कहा था कि बताओ भारत में जो संसदीय प्रणाली है, जो शासन प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है, तो ये संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। तो यहाँ पर कह रहा है हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। संसदीय प्रणाली है लेकिन कैसी है? लोकतंत्र है। उसकी संरचना कैसी है? लोकतंत्र है। तो संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? कुछ है ना, कुछ मॉडल, कुछ मतलब कुछ पोजीशन पर हमारा मॉडल कुछ अलग है और ब्रिटेन का मॉडल अलग है। तो देखिए उसी पर बता रहा है कि किस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस मॉडल पर किस प्रकार भिन्न है हमारा जो संसदीय लोकतंत्र है, किस प्रकार से भिन्न है ब्रिटेन के मॉडल से। देखो पहला ऑप्शन है जहां तक विधि निर्माण का संबंध है ना, नीति निर्माण, अच्छा जो कानून बनाया जाता है तो विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि। देखो ब्रिटिश संसद को किसे सर्वोपरि माना? ब्रिटिश जो संसदीय प्रणाली है, जो ब्रिटेन का संसदीय प्रणाली है, सर्वोपरि संसद को माना गया। लेकिन भारत में सर्वोपरि किसे माना गया? संविधान को सर्वोपरि माना गया। तो जहां तक विधि निर्माण का संबंध है तो ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, अर्थात संप्रभु सॉवरेनिटी है। किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। इसका क्या मतलब निकलता है? परिसीमित है, लिमिटेड है, उनका दायरा लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड दायरा है? क्योंकि देखो ब्रिटेन का जो संसदीय प्रणाली वो संसद को सर्वोच्च माना। जो ब्रिटेन का जो संसदीय प्रणाली है, जो वहां का शासन प्रणाली है, उस शासन प्रणाली में संसद को सर्वोच्च माना है। लेकिन जब बात करते हैं भारत के संसदीय प्रणाली, तो भारत का भी शासन प्रणाली संसदीय प्रणाली है। दोनों का शासन प्रणाली सेम है, संसदीय प्रणाली। लेकिन अंतर क्या है कि भारत संविधान को सर्वोच्च मानता है और ब्रिटेन संसद को सर्वोच्च मानता है। इसीलिए जब संसद को सर्वोच्च मानेगा तो वहां नीति निर्माण आराम से होगा, है ना। विधि निर्माण का जो विधि निर्माण को प्रक्रिया बहुत आसानी से होगी। और क्योंकि देखो संसद में ही तो विधि निर्माण बनाया जाता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। तो कानून कहां से पारित किया जाता है? लोकसभा राज्यसभा से। लास्ट में राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। तो जो देश संसद को सर्वोच्च मान रहा है तो वहां तो विधि निर्माण इजिली होगा। लेकिन भारत संसदीय प्रणाली है, लेकिन यहाँ संविधान को सर्वोच्च मानता है। संविधान को सर्वोच्च मान, अच्छा जो देश है ना संविधान को सर्वोच्च माना जाएगा तो वहां जो जितनी भी शक्तियां रहेगी, सरकार की जितनी भी शक्तियां रहेगी, सारी शक्ति संविधान के दायरे में रहेगी। अर्थात जो भी नीतियां बनाई जाएगी वो संविधान के दायरे में रहकर बनाई जाएगी। अर्थात इसी यहाँ पर वही लिखा है कि संसद के विधि निर्माण की शक्तियां परिसीमित, अर्थात दायरे में रहकर बनाती, सीमित है, लिमिटेड है, उनकी तमाम प्रकार की शक्तियां लिमिटेड है। तो इस प्रकार से भिन्न हो सकते, तो ये आंसर सही हो सकता है। भी देखते हैं भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले। देखो भारत की बात करें, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन, देखो संसद के द्वारा जो बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, विधि बनाए जाते हैं, उसको एक्ट कहा जाता है, हिंदी में अधिनियम कहा जाता है। तो संसद के किसी भी कानून या अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले, संवैधानिकता मतलब संविधान से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान पीठ को भेज सकते। अर्थात कहने का क्या मतलब हुआ कि देखो संसद के किसी अधिनियम के संशोधन, देखो संसद के द्वारा कुछ ऐसे नियम कानून को जो संशोधन कर देती है, जिसे मैंने आपको पढ़ाया था कि संविधान की परिभाषा मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मौलिक नियमों को संग्रह है। अगर संसद मौलिक नियमों को, अर्थात उस मौलिक कानून को अगर उसको संशोधित करती है, बदलती है, तो कहने का मतलब वो अपने दायरे से ऊपर कार्य करती है, कानून बदलने के कार्य करती है, अर्थात वो अपने शक्तियों से ऊपर उठकर कार्य करने की कोशिश करती है, संविधान में संशोधन करने की कोशिश करती है। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट आगे आता है और उसको, है ना, जो नया कानून बनाया, जो संशोधन किया, तो उसके पुनर्विचार के लिए, है ना, उसको न्यायिक पूर्वावलोकन करती है, उस पर पुनर्विचार करती है और विचार करने के बाद उसे संवैधानिक पीठ के लिए भेज सकती है। अर्थात कहने का मतलब अगर ऐसा कोई नियम संसद के द्वारा, ऐसा नियम कानून कोई बना दिया जाएगा जो मूल अधिकारों को उल्लंघन करता हो, संविधान के दायरे में ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसको शून्य घोषित कर सकते हैं, अर्थात उसे निरस्त कर सकता है। वो कानून अप्लाई ही नहीं होगा, लागू नहीं होगा, इंप्लीमेंटिंग नहीं होगा। तो कहने का मतलब भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन के संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेज सकता है।
तो इसका मतलब यही हो कि अगर कोई संसद के द्वारा कुछ ऐसा संशोधन किया जाता है या ऐसा कोई नीति निर्माण किया जाता है जो संविधान के दायरे में नहीं, अर्थात वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर कार्य करना चाहता है, शक्तियों से दायरे से बाहर रखकर अगर कोई कार्य करता है, तो वहां पर उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान पीठ को भेज सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर वो संविधान के दायरे में ना है तो उसे शून्य घोषित करके निरस्त कर दिया जाता है। तो ऑप्शन बी, ए एंड बी दोनों सही है। कि देखो इसमें संसद विधि निर्माण की शक्तियों पर सीमित किया जाता है। ब्रिटेन में संसद को पूरा छूट है कि तो किसी प्रकार से विधि निर्माण बनाओ, क्योंकि संसद को सर्वोच्च माना गया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया। जिस देश में संविधान को सर्वोच्च माना जाएगा तो वहां जो भी नीतियां बनाई जाएगी उसके सीमित में रह करके, उसके दायरे में रह करके, तो इसलिए ए एंड बी दोनों सही है। अब देखो कहां है, केवल ए नहीं, केवल बी नहीं, ए एंड बी दोनों। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन के अनुसार 3 का ही सही हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली है ना, भारत में संसदीय प्रणाली को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। तो भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, सही बात है, क्योंकि है ना, क्योंकि पूछ रहा है यहाँ पर क्योंकि। तो देखो ये आईएएस 2015 में पूछा गया था, और इसका पिछला जो क्वेश्चन था आईएएस 2021, ये हाल ही फिलहाल में क्वेश्चन, मतलब ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 2021, ज्यादा पुराना क्वेश्चन में नहीं है, और ये पूछा गया था 2015 में, इससे आप बोल सकते हैं कि पुराना क्वेश्चन है। तो ये आईएएस 2015 में पूछा गया था प्रीलिम्स में। तो क्या कह रहा है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। हाँ ऐसा होता है, लेकिन ये तो किसे दर्शा रहा है, ये तो लोकतंत्र को दर्शा रहा है ना, लोकतंत्र को दर्शा रहा है। तो लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है, तो अकॉर्डिंग मतलब इसके अनुसार ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर गलत नहीं है, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, बिल्कुल नहीं, है ना, मौलिक जो नियम है, मूल नियम है, उसको संशोधन। अब देखो संविधान में तो मौलिक अधिकार भी तो आता है, क्या मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, क्या उसको बदल सकती है, क्या उसको हटा सकती है, बिल्कुल नहीं। संशोधन का मतलब ये होता है कि नए कानून को लाना और पुराने कानून को हटाना, या उसमें जो अभी वर्तमान में जो कानून है उसको हटा देना, या उसमें कुछ बदलना। तो संसद के बिल्कुल ये अधिकार नहीं है कि जो संविधान का संशोधन कर सकती है। तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। देखो मंत्रिपरिषद, याद करो संसदीय प्रणाली मैंने किसके आधार पर बताया था, तो कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर मैंने बताया था कि दो अलग अलग शासन प्रणाली होती है, एक संसदीय प्रणाली, एक अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो जब भी बात आती है संसदीय प्रणाली की, जब वो अगर क्वेश्चन में आ जाएगा तो हमें किसको संबंध में ध्यान में रख के आंसर कोड लगाना है, तो विधायिका और कार्यपालिका को संबंध को ध्यान में रख करके आंसर टिक लगाना है। तो मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल अर्थात मंत्रिमंडल बोलो या मंत्रिपरिषद बोलो, बात देखिए। तो मंत्रिपरिषद है ना, किस अंग के होते हैं, विधायिका या कार्यपालिका के, कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं ना मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात मंत्रिपरिषद कहां गए, कार्यपालिका में, तो कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। तो इन दोनों में नीति बनाई जाती है, और नीति बनाना किस अंग में है, विधायिका में। तो विधायिका में तो आते हैं लोकसभा और राज्यसभा। देखो बात समझिए, सांसद नहीं, सांसद तो उस व्यक्ति को कहा जाता है जो वहां पर बैठते हैं। संसद एक प्रकार से होल है, एक देखो इस प्रकार से, एक सेकंड पेज में लेता हूं, देखो ये एक प्रकार से होल है, इसको बोला जाता है संसद, इंग्लिश में बोला जाता है पार्लियामेंट, है ना। संसद के 2 सदन, मतलब एक संसद एक हॉल है, समझिए पूरा बहुत बड़ा हॉल है, उस हॉल में 2 सदन है, 2 हाउस है, एक हाउस इधर, एक हाउस इधर। तो जो इधर इसको बोलेंगे लोकसभा, और जो इधर इसको बोलेंगे राज्यसभा। लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया, और दोनों में क्या बनाया जाता है, दोनों में नीति बनाया जाता है, दोनों में नीति मीन्स कानून या विधि कह लीजिए, विधि बनाया जाता है। और अंततः जब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो कानून पारित किया जाता है। तो जो विधेयक पेश किया जाता है, तो यहाँ से जब पारित होता है, फिर यहाँ से पारित होता है, यहाँ से पास होकर यहाँ से पार होगा, जब लास्ट में प्रेसिडेंट साइन करे तो वो कानून बन जाता है। लेकिन मेरा ये मकसद नहीं है बताने का, देखो मेरा मकसद ये है कि संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन जो आते हैं किसमें आते हैं, ये विधायिका में आते हैं, क्योंकि विधायिका का कार्य क्या होता है, कानून बनाना, और एक होता है कार्यपालिका। देखो अगर आपको इन दोनों में नहीं समझ में आता है तो विधि से क्या हो जाता है, विधि से हो जाता है नीति, नियम, कानून। तो विधायिका इसमें मतलब विधि आ गया ना, विध मतलब विध से समझ लीजिए, एक ट्रिक समझ लीजिए कि विधायिका में क्या होता है, तो विधि का निर्माण, नीतियों का निर्माण। तो शब्द को तोड़ने के सीखिए, विध जो मतलब इसमें अगर थोड़ा अलग कीजिएगा तो आ जाएगा विध, तो विध से याद रखिए, एक ट्रिक समझ लीजिए, विध से हो जाएगा विधि, नीति, कानून, अर्थात विधायिका में नीति निर्माण किया जाएगा। और कार्यपालिका, तो पालिका 2 अलग भाग में बांटो, कार्य जो पालिका, तो कार्य मतलब उसका कार्य है पालन करना, पालिका में पालन करना, अर्थात कार्य को पालन करना, किसको, जो विधायिका जो विधि बना देगी, जो कानून बना देगी, उसको पालन करना, अर्थात उसको इंप्लीमेंट करवाना, लागू करवाना। तो देखो
विधायिका में आ गया संसद, और संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। संसद एक हॉल को बोला जाता है, पूरे कंप्लीट हॉल को बोला जाता है, एक हाउस को बोला जाता है, उसमें दो सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। और जो दोनों आते हैं, दोनों सदन जो आते हैं, दोनों हाउस जो आते हैं संसद में आते हैं। और संसद किसका पार्ट होता है? विधायिका, अर्थात विधायिका में नीति कानून बनाया जाता है, और वो हॉल कहलाता है संसद। संसद में नीति कानून बनाया जाता है। और कार्यपालिका, कार्यपालिका के द्वारा उस कानून को इंप्लीमेंट करवाया जाता है। अब कार्यपालिका में कौन लोग आते हैं? तो कार्यपालिका में आ गए मंत्रिमंडल, है ना, मंत्रिमंडल अर्थात मंत्रियों का समूह, मंत्रिमंडल कह लीजिए या मंत्री परिषद कह लीजिए, मंत्री परिषद कह लीजिए। बात देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा था? देखो, मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद मतलब मंत्रियों का समूह। तो मंत्री परिषद कहाँ आएंगे? कार्यपालिका में या विधायिका में? कार्यपालिका में आएंगे। विधायिका में तो संसद लोग आ गए, लोकसभा राज्यसभा। तो मंत्री परिषद आ गए किसमें? कार्यपालिका में। और लोकसभा किसमें आ गए? विधायिका में आ गए। अर्थात कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। मैंने क्या पढ़ाया था कि विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना, और कार्यपालिका का मतलब उसको इंप्लीमेंट करना। अर्थात इस आधार पर कह सकते हैं कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं? विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, क्योंकि जो विधायिका जो कानून बना दी उसको इंप्लीमेंट हर हाल में करना है। किसको करना है? कार्यपालिका को करना है। इसीलिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। तो इसीलिए 2 का आंसर हो जाएगा डी। आप 1 करके लगाइए। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, उसमें बस समझने की बस दे रहे। आप समझ गए तो आप आराम से टिक लगा दोगे। आप लोगों में एक डर बैठ गया कि यूपीएससी बहुत कठिन एग्जाम होता है। नहीं, कठिन नहीं होता, बस आपको समझने की बस बात है। अगर आप समझ जाओगे तो बड़ा आसान है। इधर टिक लगाओ, इधर देखो, इधर टिक लगाओ, इस तरीके से। चलो आगे देखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। संसद, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होता है। किसके पार्ट होता है? विधायिका पार्ट होता है। विधायिका अगर नहीं समझ में आए ना विधायिका में क्या होता है, तो अलग अलग पार्ट में बांटो। विधायिका तो विध से हो गया विधि, विधि बनाया जाता है, इसमें आ जाता है लोकसभा और राज्यसभा। तो इन दोनों में जो व्यक्ति बैठते हैं उसको सांसद बोला जाता है। देखो, सांसद बोला जाता है ना। इंग्लिश में बोला जाता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसको सांसद बोलिए या संसद के सदस्य बोलिए, या फिर तो बोलिए संसद के सदस्य, संसद के सदस्य बोलिए, या फिर तो सांसद बोलिए। 2 चीज, संसद के सदस्य या सांसद बोलिए। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ संसद और सांसद में क्या अंतर है? तो संसद एक प्रकार से हॉल है जिसमें 2 सदन आते हैं, एक लोकसभा आता है, एक राज्यसभा आता है, और उसमें बैठने वाले व्यक्तियों को सांसद कहा जाता है। संसद और सांसद में क्या अंतर है? तो यही अंतर है, संसद एक प्रकार से हॉल, उसमें 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा, और उसमें जो व्यक्ति बैठेंगे, जो निर्वाचित होकर के जनता के द्वारा जो निर्वाचित होकर के जो आएंगे, उसमें जो व्यक्ति बैठेंगे उसे बोला जाता है सांसद। और ये सारा पार्ट किसके अंग होते हैं? विधायिका के अंग होते हैं। और उसको विधायिका कार्य होता है कानून बनाना, नीति बनाना, और उसको इंप्लीमेंट करना होता है कार्यपालिका को, अर्थात मंत्रिमंडल को होता है। तो मंत्रिमंडल को क्या होता है? कार्यपालिका, उस कार्य को, इनका कार्य होता है कि विधि को इंप्लीमेंट करना, लागू करवाना। और न्यायपालिका एक होता है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका तो खैर चर्चा नहीं आया क्वेश्चन में, तो न्यायपालिका को याद रखिएगा। न्यायपालिका कार्य होता है जो लोग इस कानून को ना माने उसको दंडित देने का कार्य होता है, और न्याय देने का कार्य होता है। तो न्यायपालिका कार्य होता है न्याय देना और दंडित देना, है ना, पनिश करना। चलो आगे देखते हैं 3रा नंबर। निम्नलिखित में कौन सा? ये देखो, यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा गया। देखो, यूपीएससी देखो 2 प्रकार से होता है, एक सीएपीएफ, एक देखो, एक आईएएस हो गया, एक आईपीएस हो गया, आईआरएस हो गया, आईएफएस हो गया, आईएफओएस हो गया, और पीटीसी। तमाम प्रकार के एग्जामों के लिए कंडक्ट करती है, जिसे आप यूपीएससी कह सकते हो। लेकिन एक होता है यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, है ना, असिस्टेंट कमांडेंट। फॉर एग्जांपल इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, जैसे आप पुलिस में जाते हो ना, पुलिस सेवा में भर्ती होते हो पुलिस में, तो एक होता है कांस्टेबल का पोस्ट होता है ना, कांस्टेबल का होता है, कांस्टेबल का पोस्ट होता है। एक होता है एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का होता है, और एक होता है एसआई, सब इंस्पेक्टर, एक होता है आई इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर से बाद बनता है डीएसपी, डीवाईएसपी कह लीजिए, है ना। डीएसपी से बनता है एसपी, एसपी के बाद बनता है एसएसपी, फिर उसके बाद डीआईजी, फिर आईजी, फिर डीजीपी, फिर एडीजीपी। तो इस तरीके से चलता है। उसी प्रकार, है ना, उसी प्रकार एक होता है, ये हो गया पुलिस विभाग हो गया ना, प्रशासनिक विभाग वाला पुलिस वाला हो गया। लेकिन एक होता है डिफेंस, है ना, सीएपीएफ। देखो, एक होता है सीएपीएफ, इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए सीएपीएफ क्या। देखो, एक होता है सीएपीएफ, इसका फुल फॉर्म होता है, ये एक प्रकार से पैरामिलिट्री है, पैरामिलिट्री, इंडियन पैरामिलिट्री। तो सीएपीएफ का होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। जिस प्रकार से आप बीएसएफ देखते हो, है ना, इसमें क्या कौन को लगाते हैं? बीएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, ईटीसी, रख लीजिए। तो इस प्रकार के जो पैरामिलिट्री के जो फोर्स होते हैं जो सीएपीएफ में आते हैं, तो इनका भी वैसे ही चलता है, पोस्ट चलता है। एक होते हैं कांस्टेबल का जो एसएससी जीडी के तहत आप बनते हो, जीडी के द्वारा आप जो बनते हो, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, और जो अन्य प्रकार जो वैकेंसी निकलती है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो जो बीएसएफ, सीआरपीएफ है, एसएससी जीडी के माध्यम से आप कांस्टेबल बनते हो, है ना, क्या बनते हो? कांस्टेबल बनते हो। और एक होता है एसएससी सीपीओ, इसमें आप बनते हो एसआई, है ना,
सब इंस्पेक्टर बनते हो, इसी में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबी, इसमें एसएससी सीपीओ के माध्यम से एसआई बनते हो। ये एक प्रकार से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज होता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, ये सीआरपीएफ एसआई होता है ना। और एक होता है असिस्टेंट कमांडेंट। फॉर एग्जांपल जैसे आप पुलिस में बनते हो, कांस्टेबल बनते हो, है ना, फिर दरोगा बनते हो, दरोगा के पास इंस्पेक्टर बनते हो। मतलब इंस्पेक्टर का तो खैर डायरेक्ट वैकेंसी नहीं निकलता, वो प्रमोशन के बाद होता है, लेकिन सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलती है। लेकिन आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी का आप तैयारी कर रहे हो, और उसमें और उसके द्वारा अगर आपका पुलिस विभाग में चयन होता है तो आप बनोगे डीएसपी, अर्थात ट्रिपल स्टार आपको मिलेगा। 3 स्टार, सब इंस्पेक्टर में 2 स्टार, एएसआई में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में 1 स्टार, और सब इंस्पेक्टर में 2 स्टार, डीएसपी में ट्रिपल स्टार। वो एक प्रकार से अधिकारी हो गया। क्या हो गया? अधिकारी। उसी प्रकार जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस होता है और जो पैरामिलिट्री होता है, तो एक कांस्टेबल होता है जो जीडी के द्वारा होता है, और एक सीपीओ का सीएपीएफ के माध्यम से सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलती है, उसमें एसआई बना जाता है। और एक होता है यूपीएससी जो कंडक्ट करती है, यूपीएससी कंडक्ट करती है सीएपीएफ के लिए, उसको बोला जाता है असिस्टेंट कमांडेंट। इसमें ट्रिपल स्टार दिया जाता है ना, कंधे पर 3 स्टार होते हैं वर्दी पर। तो यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, ये इसको यूपीएससी कंडक्ट करती है। अब बाकी को एसएससी, जीडी को एसएससी कंडक्ट करती है, सीपीओ को एसएससी कंडक्ट करती है, लेकिन जो असिस्टेंट कमांडेंट का जो पोस्ट होता है यूपीएससी कंडक्ट करती है। तो आई बात समझ में? ये एक प्रकार से क्या हो गया? पैरामिलिट्री हो गई। और एक होता है मिलिट्री, जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स होता है, तो उसका तो क्वेश्चन में आया चर्चा नहीं, हम ये तो नहीं पढ़ा रहे। तो बस यहाँ पर बात आया था ना असिस्टेंट कमांडेंट, तो यूपीएससी ही कंडक्ट करती है। जिस प्रकार से मैंने इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, ये आईएएस में पूछा गया था। तो आईएएस का एग्जाम कौन कंडक्ट करती है? यूपीएससी कंडक्ट करती है ना। एक यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है, तो उसी पर असिस्टेंट कमांडेंट का भी यूपीएससी कंडक्ट करती है। तो मैंने सोचा कि इसका भी क्वेश्चन शामिल कर लिया जाए। चलो देखते हैं, चलो इसको रफ क्यों करें, इसका आंसर ही देख लेते हैं। देखो निम्नलिखित में कौन सा एक राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है? राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है। देखो सहमति, क्या राजनीति में अर्थात संविधान में सहमति नहीं होता? बिल्कुल सहमति होता है। क्या तर्क संगत प्रज्ञा नहीं होता है? क्या तर्कों के माध्यम से कुछ डिसीजन नहीं लिया जाता है? बिल्कुल लिया जाता है। तो तर्क संगत प्रज्ञा होता है। और देखो इसको देखो पहले, सार्वजनिक कारण, क्या कोई ऐसा वजह, सार्वजनिक कारण की वजह से कोई नीति निर्माण भी किया जाता है? देखो समाज में ये कारण है, सामाजिक ये कारण है, समाज परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए एक विधि बनाया जाता है। तो सार्वजनिक कारण हो सकता है, लेकिन बात करते हैं सी नंबर शासक की राजनीतिक इच्छा शक्ति। कि जो शासक होता है अर्थात जो सरकार होता है, वो अपनी इच्छा की शक्ति के कार्य करता है, मतलब जो उसकी इच्छा है वही शक्ति है, कि जो संविधान में लिखा है वो शक्ति है। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि शासक की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। उसका इच्छा शक्ति जो संविधान में कहीं, राजनीति में कहीं वर्णन नहीं है, ये वैधता ही नहीं है। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है? स्रोत नहीं है, तो ये वाला स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, यूपीएससी को ये हवा बना दिया है। बहुत डर लगता है कि यूपीएससी बड़ा कठिन सवाल पूछते हैं। बस आप समझने की कोशिश कीजिए, सिलेबस आपके हाथ में तो क्वेश्चन भी आपके हाथ में। जब क्वेश्चन आपके हाथ में तो ज्वाइनिंग लेटर भी आपके हाथ में। समझने की कोशिश कीजिए इस बात को। तो इसलिए क्या, तो सिलेबस के दायरे में रह के पढ़िए। अगर सिलेबस आपको पता है, सिलेबस के दायरे में रह के पढ़ रहे हो, तो एक बार अगर रिवीजन करोगे, है ना, जो भी आपने पढ़ाई किया उसको रिवीजन कीजिए और थोड़ा सा सेट प्रैक्टिस लगाइए। थोड़ा देखिए क्वेश्चन को पैटर्न देखिए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या, किस लेवल में क्वेश्चन पूछ रहा है। कि यूपीएससी अलग लेवल है, और बीपीएससी जो स्टेट पीसीएस होता है उसका अलग लेवल है। और जो स्टेट सब इंस्पेक्टर होता है ना, सब इंस्पेक्टर एसआई का जो वैकेंसी निकलती है, जो उसमें एग्जाम आता है, उसका लेवल अलग रहता है। तो आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट लगाइए, क्वेश्चन को पैटर्न समझिए, क्वेश्चन बैंक को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो जो मैं यहाँ पर सोल्व करवा रहा हूँ एक प्रकार से क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर है। तो ये यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट में जो पूछा गया था, ये 2016 में पूछा गया था। इसका पिछला क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये भी 2016 का ही था। देखो 5वां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय परिसंघवाद की विशेषता नहीं है? देखो भारतीय पूछ रहा है, भारत की जो शासन प्रणाली उसका पूछ रहा है, लेकिन पूछ रहा है परिसंघवाद की विशेषता नहीं है। तो देखो प्रत्येक राज्य सरकार की स्वयं शक्तियां होती है, बिल्कुल सही बात है, ऐसी होती है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? विशेषता नहीं है, ये होती है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। प्रत्येक राज्य सरकार की स्वयं की शक्तियां होती है, ये भारत में शासन प्रणाली में है, संभव है, लेकिन पूछ रहा कौन सी विशेषता नहीं है? बी नंबर देखते हैं, न्यायालय को संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्वचन करने की शक्ति होती है। अर्थात न्यायालय ये बताती है कि संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियां क्या है, उन्हें बीच बीच में, है ना, बार बार उसको बताती रहती है कि आपकी ये शक्ति है, आपकी ये शक्ति है, और संविधान की व्याख्या करती रहती है। तो ये भारत में संभव है, लेकिन कौन सी विशेषता नहीं है परिसंघवाद में? तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी नंबर देखते हैं, राज्य केंद्र सरकार के अधीनस्थ है। अर्थात यहाँ हो जाएगा राज्य, इसको राज्य कर लीजिए, है ना, राज्य। तो राज्य केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ है। कहने का मतलब जो राज्य है ना, जो प्रांत की जो सरकार है, कि प्रांत की सरकार केंद्र सरकार के अधीनस्थ है। देखो ये संभव है, ये संभव है। तो ये कहाँ संभव है? देखो पूछ रहे कि परिसंघवाद की विशेषता नहीं है। पहले सी रहने देते, पहले डी नंबर समझने की कोशिश करते हैं। देखो राज्य के हर स्तर के लिए राजस्व को इंग्लिश में कहा जाता है टैक्स। टैक्स कहा जाता है। टैक्स मीन्स
जो कर आप देते हो, राजस्व कह लीजिए, टैक्स कह लीजिए, ये कर कह लीजिए, तो राजस्व स्रोत के लिए स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट है। तो संविधान में तो वर्णन है सरकार के हर एक स्तर के लिए, तो ये संभव है, ये भारतीय परिसंवाद में संभव है। लेकिन पूछे कौन सी विशेषता नहीं है, तो ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, होगा तो सी होगा। लेकिन सी कह क्या रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। राज्य केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ है, अर्थात जो राज्य सरकार है कि केंद्र सरकार के अधीनस्थ है, क्या उसके अनुसार कार्य करती है। तो देखो भारतीय परिसंवाद की विशेषता नहीं है, जी नहीं, कि राज्य सरकार अलग है, केंद्र सरकार के अलग है, मतलब राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है, ये भारतीय परिसंघ की विशेषता नहीं है। भारतीय शासन प्रणाली उसमें ये वर्णन नहीं है, तो राज्य केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ नहीं है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये आंसर सही हो जाएगा सी नंबर का। तो ये यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट 2016 में पूछा गया। देखो आगे बढ़ते हैं, तो राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो देखो ये पूछा गया असिस्टेंट कमांडेंट 2014 में पूछा गया था। तो देखो एक ऑप्शन क्या कह रहा है कि शासन अध्यक्ष राज्य अध्यक्ष भी है। तो देखो राष्ट्रपति प्रणाली में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जो वहाँ अध्यक्षात्मक प्रणाली है, जहाँ अध्यक्षात्मक प्रणाली वहाँ राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां दे दी जाएगी, अर्थात शासन अध्यक्ष भी वही होगा और राज्य अध्यक्ष भी होगा, क्योंकि एक ही सरकार, एकात्मक सरकार, सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दे दी गई है। तो जहाँ अधिशासनात्मक प्रणाली होती है, राष्ट्रपति प्रणाली होती है, तो सारी शक्ति उसी को दे दी जाती है। तो वहाँ शासन अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है, शासन अध्यक्ष और राज्य अध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है। तो ये भी सही है, ए नंबर सही है। कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है, अर्थात विधायी जहाँ कानून बनाया जाता है, जिसको विधायिका आप कह सकते हो, तो कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है, अर्थात जो कार्यपालिका विधायी कार्यों के लिए वीटो कर सकती है। राष्ट्रपति जो भी कानून बनती है ना, राष्ट्रपति उस पर वीटो कर सकती है, बिल्कुल संभव है। तो इसका ए एंड बी दोनों आंसर सही हो जाएगा। तो ये पूछा गया था यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट 2014 में पूछा गया था। देखो 7 नंबर क्या कह रहा है, संवैधानिक शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट 2014 में पूछा गया था। तो देखो क्या कह रहा है, संवैधानिक शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ आया संवैधानिक शासन, अर्थात जहाँ संविधान का शासन है। तो संविधान का शासन कहने का क्या मतलब हो गया कि संविधान के दायरे में रहकर शासन करना। संवैधानिक शासन का क्या परिभाषा हो गया कि संविधान के दायरे में रह करके, अर्थात जो शक्तियां निर्धारित करती है संविधान, सरकार की जो शक्तियां निर्धारित करती है, जो संविधान में वर्णन है, उसी शक्तियों के अनुसार वो कार्य करेगी। तो यह सीमित शासन का एक रूप है, बिल्कुल सही। संविधानिक शासन में वर्णन है, संविधान के अनुसार कार्य करना, संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना, तो ये सीमित शासन का एक रूप है, कह सकते हो। ऐसा शासन जहाँ संविधान लोक प्राधिकार का अधिकार हो, ये इसका कहने का मतलब हो गया ऐसा शासन हो जहां संविधान लोक प्राधिकार का आधार, अर्थात संविधान में लोगों का अधिकार अर्थात मूल अधिकार का वर्णन हो। तो कहने को ऐसा शासन हो जहां संविधान लोक प्राधिकार का आधार हो। तो आम पब्लिक का जो मूल अधिकार है, उसी के अधिकार पर शासन होना चाहिए, शासन प्रणाली होना चाहिए, शासन होना चाहिए। तो ये भी सही होगा, क्योंकि तो मौलिक अधिकार ही नहीं रहेगा तो किस प्रकार से कह सकते हो संवैधानिक शासन प्रणाली, हाँ संविधान के दायरे में कार्य किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि ऐसा शासन जहाँ संविधान लोक प्राधिकार का अधिकार हो। तो ए एंड बी सही आंसर होगा। अब सी देखते हैं, ऐसा शासन जहां सम्राट राज्य का औपचारिक अध्यक्ष होता है। देखो जब संवैधानिक शासन की बात की जाती है, संविधान का शासन होता है, तो वहाँ सम्राट राजा नहीं होता है, वहां जो भी होगा तो सरकार होगा, जो जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करेगी। तो यहाँ सम्राट राज्य का औपचारिक अध्यक्ष होता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। डी नंबर देखते हैं, ऐसा शासन जहाँ सदैव सार्वभौम बेशक मताधिकार होता है, बिल्कुल नहीं, ये भी आंसर गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए एंड बी। देखो उपयुक्त कथनों में से सही क्या है, तो ए एंड और बी, केवल बी और डी, ए बी डी और ए एंड सी। तो क्या आंसर हो जाएगा, देखो ए एंड बी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये पूछा गया था 2014 में पूछा गया था। आगे देखो 8 नंबर का क्वेश्चन, देखो 8 नंबर का देखो, ये पूछा गया 2016 में, असिस्टेंट कमांडेंट में 2016 में पूछा गया। शक्ति पार्थक्य, अर्थात जो शक्ति का पार्थक्य है, उसका सिद्धांत किनके बीच में शक्तियों का विभाजन करता है। जो शक्तियां निर्धारित कर दी गई है, ये जो सिद्धांत है, शक्ति पार्थक्य के सिद्धांत है ना, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, किनके बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया। देखो जो शक्तियों का पृथक्करण है, इसका जो सिद्धांत है, पृथक्करण का जो सिद्धांत है, किनके बीच में विभाजन किया गया, किनके बीच में अलग किया गया, केंद्र एवं राज्यों के बीच में। देखो संविधान में वर्णन है, संविधान देखो भारतीय संविधान कौन सा शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली है। तो संघात्मक शासन प्रणाली में एक केंद्र स्तर पर होगा, एक राज्य स्तर पर सरकार होगी। लेकिन जब बात करते हैं विधायक, जब सरकार के अंगों के बारे में बात करते हैं, तो विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका, अनुच्छेद 50 का मैंने वर्णन किया था ना, आपको बारे में बताया था कि अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक दूसरे के प्रति अलग है। हाँ, कार्यपालिका विधायक के प्रति उत्तरदायी हो सकती है, हाँ उत्तरदायी है। लेकिन जब बात करते हैं अनुच्छेद 50 की अगर हम बात करते हैं, तो अनुच्छेद 50 में आपको क्या बताया था मैंने कि न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग होगी, दोनों का अलग अलग कार्य होगा, तो दोनों का पृथक्करण किया गया। तो यही पूछ रहा है कि यहाँ शक्ति पार्थक्य, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, किनके बीच में शक्ति का विभाजन किया गया, बताइए जरा। देखो यहाँ इस क्वेश्चन को इस तरह समझने की कोशिश कीजिए कि जो शक्ति पृथक्करण है, शक्ति पृथक्करण है,
तो जो हमारा जो शासन प्रणाली है, भारतीय शासन प्रणाली, शासन प्रणाली किस पर आधारित है? संघात्मक पर आधारित है, संघात्मक पर आधारित है। तो संघात्मक में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? संघात्मक मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि एक केंद्र सरकार होगी, है ना, और एक राज्य सरकार होगी। तो केंद्र अपने स्तर पर कानून बनाएगा, है ना, कानून बनाएगा, और राज्य अपने स्तर पर कानून या विधि बनाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो शक्तियों को जो पृथक्करण किया गया, इन दोनों को जो शक्ति को विभाजन किया गया, यही पूछ रहा है कि शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत किनके बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया? तो किनके बीच में किया गया? देखो, संघ और राज्य के बीच में, संघ और राज्य के बीच में। तो यहाँ राज्य हम नहीं बोलेंगे, यहाँ हम क्या बोलेंगे? प्रांत बोलेंगे, क्योंकि देखो राज्य का मतलब हो जाता है केंद्र। तो यहाँ जब भी बात आएगा केंद्र बोलो या संघ बोलो, केंद्र का एक और पर्यायवाची शब्द होता है संघ। कि जब हम पॉलिटी पढ़ रहे थे, केंद्र का जगह कहीं कहीं आपको संघ देखने को मिलेगा, केंद्र की जगह क्या मिलेगा आपको? संघ मिलेगा, यूनियन मिलेगा, इंग्लिश में यूनियन कहा जाता है। तो संघ और प्रांत के बीच में बांटा गया, लेकिन ऑप्शन क्या कह रहा है? केंद्र एवं राज्य सरकार है। तो केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्य तो भाई राज्य कहने को बोला संपूर्ण देश। तो संपूर्ण देश में देखो, संपूर्ण देश में तो राज्य भी, प्रांत भी आ गया और केंद्र सरकार भी आ गया। तो हम कैसे कह सकते हैं? आपको ये बोलना कैसा लगेगा कि देखो शक्तियों को विभाजन किया केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। अरे शक्तियों का विभाजन होगा केंद्र सरकार के बीच में होगा या प्रांत सरकार के बीच में होगा? इन दोनों के बीच में होगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? केंद्र एवं राज्य सरकार। राज्य सरकार में तो दोनों आ गए, प्रांत हो गया और केंद्र भी हो गया। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और डी नंबर देखते हैं। देखो डी कुछ इस प्रकार से कह रहा है, स्थानीय सरकार। देखो स्थानीय सरकार बोलो या फिर तो प्रांतीय सरकार बोलो, बात देखिए। तो राज्य एवं स्थानीय सरकार, अब स्थानीय सरकार का तो मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन बोला राज्य सरकार अर्थात मतलब केंद्र भी आ गया और प्रांत भी आ गया। तो राज्य सरकार मतलब संपूर्ण राष्ट्र का सरकार, तो राष्ट्र का सरकार अर्थात राज्य सरकार, उसमें तो केंद्र भी आ गया और प्रांत भी आ गया, स्थानीय सरकार भी आ गया। क्या स्थानीय सरकार और स्थानीय सरकार के बीच में अंतर कर सकते हो? क्या इस ए और ए के बीच में कंपैरिजन कर सकते हो? दोनों तो इक्वल है। तो राज्य में तो दोनों आ गए, केंद्र सरकार भी आ गया, प्रांतीय सरकार भी आ गया, अर्थात स्थानीय सरकार भी आ गया। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि स्थानीय सरकार देखो राज्य सरकार में तो दोनों आ गए, केंद्र भी आ गया और स्थानीय सरकार भी आएगा, लेकिन यहाँ पर क्लियर तो होना चाहिए ना, केंद्र सरकार अर्थात संघ सरकार, संघ एवं स्थानीय सरकार। यहाँ पर क्लियर लिखा होता तब ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट लिख दे राज्य, तो राज्य में तो दोनों आ गए। तो ये भी आंसर गलत होगा और ये भी आंसर गलत होगा। अब देखते हैं सी नंबर। देखो क्या राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के आधार पर बांटा गया? देखो शक्ति क्या, देखो राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी और इकोनॉमी। क्या पॉलिटी और इकोनॉमी के बीच में डिफरेंस? तो इसको क्या करना है? बलि चढ़ाना है। लेकिन क्या, कैसे करके बलि चढ़ाना है? भाई बी का एक्सप्लेन करो। मैं ऐसा टीचर नहीं हूं यहाँ पर कि भाई कहीं से रट्टा मार लेगा, कहीं से किताब पलटा बना पड़ा। नहीं, अगर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तो उसका एनालिसिस भी करवा रहा हूँ। आप इस आधार पर नहीं कह सकते कि आप कहीं सर आपने क्वेश्चन उठाया, कहीं बुक से उठाया, कॉपी पेस्ट किया और जो मन में आया आप जो आंसर सही आंसर आप टिक लगा दिए। ऐसा टीचर नहीं मैं कि बताओ जो ये क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चलो आगे बढ़े। ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको एक्सप्लेन करना। मुझे क्या जरूरत थी? मैंने इधर बताया था ना आपको, इधर जैसे कि मैंने आपको इधर बताया था, ये सेकंड क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया संसदीय प्रणाली। तो मुझे क्या जरूरत थी कि संसद के बारे में बताना कि संसद किसे कहते हैं, संसद किसे कहते हैं। मैंने क्या किया? क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया। अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा टीचर वही होगा जो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेगा और साथ ही साथ जो ऑप्शन दिया गया, जो विकल्प दिए, उस विकल्प के बारे में बताना। ये आंसर नहीं होगा, लेकिन क्यों नहीं होगा, इसके पीछे क्या कारण है। अगर ये आंसर हुआ तो ये आंसर क्यों होगा? तो इसको जो बोला जाता है विश्लेषणात्मक अध्ययन, मतलब विश्लेषण करना, एनालाइज करना। सही बोला कि हम क्वेश्चन को एनालाइज करवाते हैं, क्वेश्चन को विश्लेषण करवाते हैं। तो यही एक सही प्रक्रिया हो सकता है। तो देखो लास्ट क्वेश्चन हम लोग थे 8वां नंबर क्वेश्चन थे। तो जो बोल रहा है विभाजन करना, शक्तियों को विभाजन करना, क्या ये राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहा है? जी नहीं। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। बेचारा बी बच गया। तो इसका बलि चढ़ा रहा है, लेकिन बलि चढ़ाने से पहले इसको देखना है कि आखिर ये क्यों होगा, इसका आंसर क्यों होगा। ये क्या कह रहा है? तो राज्य की विभिन्न शाखाएं, तो सॉरी सरकार की विभिन्न शाखाएं। तो जो सरकार की विभिन्न शाखाएं, विभिन्न ब्रांच है, तो सरकार की कितनी शाखाएं, कितनी अंग मैंने बताया था? सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और तीनों की शक्तियां अलग अलग है। कार्यपालिका की शक्ति अलग है, न्यायपालिका की शक्ति अलग है, विधायिका की शक्ति अलग है। विधायिका कार्य होता है कानून बनाना, कार्यपालिका होता है इंप्लीमेंट करना, न्यायपालिका होता है जो कानून नहीं मानेगा उसको दंडित करना, अर्थात न्याय देना। दंडित करना भी काम होता है, पनिश भी करना होता है, और न्याय करना भी काम होता है। जस्टिस इंग्लिश में बोला जाता है दंडित, दंडित को बोला जाता है पनिशमेंट, और न्याय को बोला जाता है जस्टिस। तो दोनों कार्य करती है न्यायपालिका, और दोनों का अलग, तीनों का अलग अलग कार्य भी है ना, तीनों का अलग अलग शक्तियां भी है। अनुच्छेद 50 ये क्लियर भी बोलता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में दोनों के अलग अलग पृथक किया गया, दोनों को अलग अलग पृथक किया गया, दोनों के अलग अलग किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी सरकार के विभिन्न शाखाएं को अलग अलग किया गया। तो शक्ति पार्थक्य का एक सिद्धांत है, अर्थात शक्ति का पृथक्करण का एक सिद्धांत है। किनके किनके बीच में शक्ति का विभाजन किया गया? तो विधायिका और कार्यपालिका को अलग अलग किया गया। विधायिका नहीं, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग किया गया। अनुच्छेद 50 में वर्णन है, अनुच्छेद 50 में क्या वर्णन है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया गया। तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि शक्ति का विभाजन किया गया सरकार के विभिन्न शाखाओं के आधार पर किया गया, न कि केंद्र राज्य। तो आज हमारा 8 क्वेश्चन था, और आज मैंने लगभग 2 सेशन मैंने कंप्लीट करवा दिया। सेट प्रैक्टिस का जो होता है ना, जो क्वेश्चन को एनालिसिस करवा रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बैंक में जो पूछे गए है ना, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, आज तक अभी तक मैंने 10 लेक्चर 10 सेशन मैंने कंप्लीट करवाया। उस 10 सेशन से रिलेटेड
2012 से लेकर के 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने सारे क्वेश्चन नहीं कंप्लीट करवाए। जितने क्वेश्चन पूछे गए उनमें से मैंने उन्हीं क्वेश्चन को छाटा है जो मैंने पढ़ा दिया। जो 10 सेशन मैंने जो कंप्लीट करवाया, उसी 10 सेशन में जितने क्वेश्चन पूछे गए 12 से लेकर 24 तक, उतना ही मैंने कंप्लीट करवाया। धीरे धीरे जैसे जैसे सेशन हमारा कंप्लीट होते जाएगा, जैसे चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा, वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा। देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी में यहाँ पूछा है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में यहाँ क्वेश्चन पूछा है। घबराओ मत, यूपीएससी का भी लेकर आऊंगा, बीपीएससी का भी लेकर आऊंगा और बिहार दरोगा का भी लेकर आऊंगा। तीनों का क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करवाऊंगा। घबराओ मत। तो जैसे जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन बैंक आज ये मैं पढ़ा रहा, क्वेश्चन बैंक आ रहा, धड़ल्ले से मैं सॉल्व कर रहा, मुझे तो पता है, मैं तो टीचर हूं, मैं तो पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, तो मुझे तो सारे क्वेश्चन पता होंगे। लेकिन नहीं, जितना मैंने पढ़ा दिया उसी में से कितना क्वेश्चन पूछा गया अभी तक, जितना मैंने पढ़ाया उसमें से कितना क्वेश्चन पूछा गया, केवल मैं उसी को एनालाइज करवाता हूँ। तो दोस्त थोड़ा सा समय लगता है, क्वेश्चन को छाटने में समय लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से, क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक खोलते हो ना, तो उसमें सारे क्वेश्चन रहते हैं। उसमें मतलब क्वेश्चन को छाटा वो नहीं रहता कि इस चैप्टर से कहाँ क्वेश्चन, इस चैप्टर से क्वेश्चन कहाँ। तो मुझे ये क्वेश्चन को छाटना पड़ता है कि जो मैंने पढ़ा दिया उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन को छाटने में समय लगता है, मेहनत लगता है। तो आप लोगों से मेरा एक विनर निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आज तक तो मैंने बोला नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से एक उम्मीद करता हूँ, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर देना जो लोग इस तरीके के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और खोज करते अच्छा टीचर मिले, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये दायित्व बनता है। मैं आप लोगों से केवल इतना ही कहता हूँ, बस शेयर उन लोगों के पास कर देना। लाइक सब्सक्राइब करना तो आपकी मर्जी। आज तक मैंने सिंगल ऐसे कोई सी वीडियो नहीं होगा जिसमें मैंने कहा लाइक करो सब्सक्राइब करो, आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगेगा तो करोगे, नहीं करोगे तो मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन शेयर एटलीस्ट करना उन लोगों के साथ, क्योंकि तो हमारा चैनल उतना बड़ा नहीं है। तो आप लोगों का ये दायित्व बनता है कि शेयर उन लोगों के साथ करें जो लोग वाकई में ऐसा टीचर की जरूरत है यार, ऐसा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, ऐसा डिस्कशन की जरूरत है, और लोग चाहते हैं कि पढ़ना चाहते हैं। और वैसे यूट्यूब पर मैं डाल रहा हूँ, लेक्चर को डाल रहा हूँ, तो कोई पैसा तो लगता नहीं है। तो आपका ये दायित्व बनता है शेयर करने का। तो खैर ज्यादा कुछ मैं बोलूंगा नहीं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब तक इतना ही, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।